नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास हमारे पास में रहेगी दोस्तों 269 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो होता है हमारे पास में कि बच्चों के कमेंट बॉक्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर बच्चों को जो है वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो बच्चे जो है वो मैसेज करके बता देते हैं कि सर ये क्लास जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उस टॉपिक को हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो ले लेते हैं। सेकेंड हमारे पास में आता है दोस्तों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है, वहां से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। अब ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट क्या है, तो जो बच्चे कंटिन्यू हमारे पास में बुलेट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, जो नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो हमारे पास में कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, वहां पे मैंने क्या किया है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन टॉपिकों को हमने अलग से लिख लिया और वो टॉपिकों की हमने जो है वो लिस्ट बना दी जिसका नाम दिया गया 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। आप उस टॉपिक लिस्ट को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ 95% क्वेश्चन तो जो है वो हमारे पास में इन्हीं टॉपिक से आते हैं, और उस लिस्ट को मैंने नाम लिया 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी जो है वो मुझे लगता है कि सब बच्चों के पास पहुंच गई होगी। जिन बच्चों के पास में ये लिस्ट है अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं है वो टेलीग्राम पे मुझे जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट करके ये कह सकते हैं या हाई लिख के भेज दें कि आई नीड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट, देन आई विल सेंड। ये सारी मेहनत जो है वो आप ही के लिए की गई है दोस्तों, और अगर वो मेहनत जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या मेरी मेहनत आपके काम आ रही है तो इससे बड़ी चीज जो है वो कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आप जो है वो जिनके पास नहीं है वो लिस्ट मंगा सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ के, ठीक है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पास में आएगी हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड डायलिसिस का मतलब होता है टू क्लीन, यानी कि ब्लड को जो क्लीन करने वाली जो प्रोसेस है वो हो गई हमारे पास में हीमोडायलिसिस। बहुत सारे लोग जो है वो इस टॉपिक के लिए फेमिलियर होंगे क्योंकि आजकल जो है वो हमारे पास में हीमोडायलिसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले के टाइम पे तो क्या था कि हीमोडायलिसिस इतना सुनने में नहीं मिलता था, और अगर किसी को होता था तो लोग बड़े जो है वो डर जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनने में आता है। फैमिली में भी एक आधे मेंबर जो है वो ऐसे हो जाते हैं, और आगे भी ये डिजीज जो है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो सभी लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो जानते होंगे। तो लेते हैं आज की क्लास 269 नंबर क्लास, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। डायलिसिस जो है वो हमारे पास में जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो ब्लड को हमें प्योर रखना है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड के अंदर हैं उनको जो है वो हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो जो बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको जो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हमारे पास में हीमोडायलिसिस। दोनों को हम लेंगे। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हीमोडायलिसिस को पढ़ेंगे, और जैसे हमारे पास में नेक्स्ट टाइम मिलेगा 1 या 2 दिन 5 दिन जब भी होगा तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक से जो है वो किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि जो हमने बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी जो है वो हमारे पास में हीमोडायलिसिस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी दोस्तों जिसके अंदर से जो है वो हीमोडायलिसिस से क्वेश्चन
नहीं आता होगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, कौन सी कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं, हीमोडायलिसिस में टाइमिंग कितना होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हीमोडायलिसिस जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे जो है वो हमारे पास में काम करता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगी रहती है, हिपेरिन जो है वो कितना कंज्यूम होता है, एक हीमोडायलिसिस में हमारे पास में कितना % ब्लड या कितना जो है वो ब्लड लॉस होता है, देन उसके बाद में हमारे पास में कितना जो है वेट रिडक्शन में हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं, देन उसके बाद हीमोडायलिसिस के लिए जो पाथवे बनाया जाता है जिसके लिए हम फिस्टुला एंड ग्राफ्ट लगाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि फिस्टुला जो है वो हमारे पास में किस तरीके से वर्क करता है, ग्राफ्ट जो है वो किस तरीके से करता है, फिस्टुला और ग्राफ्ट में जो है वो हमारे पास में क्या डिफरेंशिएट है, एक थ्रिल एंड ब्रूट साउंड आता है वो हमारे पास में किस तरीके से डिफरेंशिएट है। मतलब कि कुल मिला के कहूँ तो हर एक लाइन से जो है वो हमारे पास में इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से निकल के आते हैं। तो अच्छे तरीके से जो है वो इसको देखना है, आगे बढ़ना है, कौन कौन सी जो है वो पार्ट होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, सभी को जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की। ये जो हमारे पास में हीमोडायलिसिस है वो क्या है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, पहले कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उस वर्ड का जो है वो ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। जैसे हीमो रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, एंड डायलिसिस मतलब टू क्लीन, यानी कि ब्लड से जो है वो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट को जो निकालने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अब ये काम जो हो बेसिकली कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर हमारे पास में काम करता है किडनी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए किडनी किसी तरीके से फेल हो जाए या किडनी जो है वो फेल हो जाए, किडनी जो है वो अपना सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हीमोडायलिसिस जो है वो करवाते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जो है वो डिटेल से जानेंगे। तो हीमोडायलिसिस इज ए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच ए पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू ए डायलाइजर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। डायलाइजर को जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और जो हमारे पास में डायलिसिस है उसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो है वो हमारे पास में डायलाइजर होता है। ये डायलाइजर किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उनके बारे में जो हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो हीमोडायलिसिस इज ए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू ए डायलाइजर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी to remove waste product, excessive fluid and toxin when the kidney cannot perform these function adequately। देखो वही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चीज मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में बताई वो अब एक सिस्टमेटिकली जो है वो डेफिनेशन के रूप में हमारे पास में जो है वो आ चुकी है। क्या है कि हीमोडायलिसिस जो है वो एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द सेंस कि भाई आपको पता ही है कि ब्लड जो है वो हमारे पास में रीनल के थ्रू जाता है तो वहां से फिल्टर होता है। तो जो कार्य रीनल कर रही है वो कार्य जो है वो हमारे पास में बाहर आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस जो है वो हमारे पास में एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ठीक है। रीनल को रिप्लेस करने वाली एक थेरेपी है इन विच पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू ए डायलाइजर। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको हम पास करवाते हैं, कहाँ, थ्रू द डायलाइजर, डायलाइजर के थ्रू जो है वो हम उसको जो है वो पास करवाते हैं। यानी कि हीमोडायलिसिस जो है वो एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड जो है वो हम डायलाइजर के थ्रू, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिफिशियल किडनी जो है वो किसका कहा जाता है, तो डायलाइजर को जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो पास्ड थ्रू ए डायलाइजर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव फ्लूइड, टॉक्सिन। यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जस्ट लाइक दैट केरेटिनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। एंड टॉक्सिन्स, मान लीजिए किसी ने जो है वो टॉक्सिन लिया तो उसको हम इतना जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उस टॉक्सिन को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। वो भी हमारे पास में एक डायलिसिस के द्वारा ही जो है वो निकाला जाता है। टॉक्सिन व्हेन किडनी कैन नॉट परफॉर्म दीज फंक्शन एडिक्वेटली, और ये कब किया जाता है,
जब किडनी अपने फंक्शन जो है वो प्रॉपरली या एडिक्वेटली नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में हम जो है वो डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो समझ में आ गया, हीमोडायलिसिस जो है वो एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी कि किडनी को जो है वो रिप्लेस करने वाली थेरेपी है। रिप्लेस कैसे होगी कि जो कार्य किडनी करती है वही लगभग कार्य जो है वो कर देता है। तो हीमोडायलिसिस जो है वो एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलाइजर के थ्रू जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, और डायलाइजर को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। तो पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलाइजर के थ्रू जो है बाहर निकाला जाता है एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर लेते हैं। जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और जो भी टॉक्सिन्स है उनको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कब, जब किडनी अपना कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में। क्लियर है, तो ये हमारे पास में जो होगी दोस्तों डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास में डेफिनेशन के बाद में आ जाता है दोस्तों प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इमेज आपको दिख रही होगी कि एक साइड से जो है वो ब्लड आ रहा है। देखो यहाँ से जो है वो हमारे पास में एक साइड से आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आगे गया। यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल प्रेशर मॉनिटर है। ठीक है, एट्रियल प्रेशर मॉनिटर है, ये आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होता है उसको मॉनिटर करता है। देन उसके बाद ये जो है वो हमारे पास में पंप है। ये पंप क्या करता है दोस्तों, आर्टिफिशियल हार्ट के रूप में काम करता है, यानी कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तब ब्लड आगे जाता है। अब इसमें ये इतना पाथवे एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो यहाँ पे ये जो है वो एक पंप की तरह कार्य करेगा कि ब्लड को जो है वो आगे भेजना है। अब फिर आगे आप चलोगे तो एक जो है वो पोर्ट आएगा जहां पे हेपेरिन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ब्लड जैसे बॉडी के बाहर निकलेगा, ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, तो ब्लड की एक नेचर होती है कि वो जो है वो क्लॉट होने लगता है। तो ये जो है वो हिपेरिन हमारे पास में इसको क्लॉट होने से जो है वो रोकता है। और ये आ गया हमारे पास में डायलाइजर फ्लो प्रेशर। ठीक है, किस हिसाब से जो है डायलाइजर के थ्रू जो है वो हमारे पास में आ रहा है। ये आप देख रहे हो, डायलाइजर एक साइड से जो है ब्लड जा रहा है, देन दूसरी साइड से जो है ब्लड अंदर वापस निकाला जा रहा है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि जो हीमोडायलिसिस है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है भाई, अलग अलग तो है, जैसे हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस आएगा वो भी अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ दोस्तों, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे जो है वो इतना वर्क नहीं करता, लेकिन ये जो है हमारे पास में करता है। तो ये आ जाता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के जो है वो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो हमारे पास में हीमोडायलिसिस है वो 3 स्टेप में या 3 प्रिंसिपल पे जो है वो कार्य करती है। कौन कौन सा, पहला डिफ्यूजन प्रोसेस पे कार्य करती है, एक जो है वो हमारे पास में ऑस्मोसिस प्रोसेस पे कार्य करती है, तीसरा जो है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस पे जो है वो कार्य करती है। और इन्हीं तीनों स्टेज के द्वारा जो है वो हमारे पास में जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो फिर प्योर ब्लड में होके जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। अब ये डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, ऑस्मोसिस किस तरीके से होता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, इसको हम 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूजन में होता है मोमेंट ऑफ सोल्यूट। देखो 3 चीजें होती है हमारे पास में, शॉर्टकट में बता रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर बता दिया है। ये हमारे पास में दोस्तों एक चीज है, एक पात्र है। ठीक है, मतलब आपके पास में एक गिलास है, यूं समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में छोटे छोटे जो है वो दाने रखेंगे, ये दाने हैं हमारे पास में चीनी के। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास में जल है, यानी कि वाटर है। ठीक है, अब देखो इस जल को हमने इसके अंदर डाला तो ये वाटर इस तरीके से हो गया, ये देखो, राइट। तो ये जो वाटर है ये है हमारे पास में दोस्तों सोलवेंट। क्या है, सोलवेंट, यानी कि कोई भी चीज जो है वो जिसमें जाके घुलती है उसको बोलते हैं सोलवेंट। और ये जो चीनी है ये है हमारे पास में सोल्यूट। ठीक है, तो सोलवेंट में जो है वो हमारे पास में सोल्यूट डालेंगे, विले में विले के जो विलियन में जो है वो विलायक के अंदर हमारे पास में विले डालेंगे तो विलियम बन जाएगा। तो वही सारी चीज है, हमने इस चीनी को इसके अंदर डाला, देन ये जल है ही हमारे पास में, इसको मिक्सअप कर दिया, ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन, विले, विलियन, विलायक। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ सोल्यूट। किसका, मोमेंट ऑफ सोल्यूट। जैसे मान के चलिए मैं हूं,
मैंने बहुत सारा परफ्यूम जो है वो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। जैसे मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो पूरी क्लास में थोड़ी देर के बाद जो है वो महक जाएगी, या कोई भी पर्सन जो है वो इस तरीके से आता है तो थोड़ी देर के बाद पूरी क्लास जो है वो महक जाती है। क्यों महक जाती है? क्योंकि जो यहाँ पे परफ्यूम लगाया वो धीरे धीरे अब पूरी क्लास के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता है। वही चीज हमारे पास में आती है। इसके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन के अंदर, डिफ्यूजन क्या होता है? मोमेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का जो है वो मोमेंट होता है, ठीक है। सोल्यूट जो है वो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं दोस्तों सोल्यूट, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ सोल्यूट। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर होता है यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड टू द डायस्टिल अक्रॉस द सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो हमारे पास में जो सोल्यूट है, ठीक है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारे पास में सोल्यूट है, इनका जो है वो हमारे पास में हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मोमेंट होता है। समझ में आ गया? यानी कि मोमेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो है वो मोमेंट होता है, ठीक है, और ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। अब हायर कंसंट्रेशन में जैसे कौन सा आ गया? जैसे ये यूरिया आ गया, ठीक है, ये भी एक सोल्यूट की तरह काम करता है। ये हमारे पास में क्रिएटिनिन लेवल आ गया, ये भी हमारे पास में जो है वो किसकी तरह काम करता है? दैट इज कॉल्ड सोल्यूट की तरह काम करता है। ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में सोल्यूट की तरह काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? मोमेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका सबका जो है वो हमारे पास में कंसंट्रेशन होता है अक्रॉस द सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सोल्यूट का मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यूरिया का जो हमारे पास में चीजें हो रही है, भाई अंदर एक साइड में ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है, बाहर की साइड में यूरिया कम है, तो वो यूरिया जो है वो हमारे पास में डायस्टेल की तरफ डाल दिया जाएगा। इस साइड में मान के चले क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, तो यहां से क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हमारे पास में सॉल्वेंट की तरफ डाल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है तो फिर बाहर जहां पे कम है वहां पे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ सोल्यूट, ये जो है हमारे पास में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। तो टोटल 3 प्रोसेस के अंदर जो है वो हमारे पास में हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है। पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस, तीसरा होता है हमारे पास में अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई डिफ्यूजन, यानी कि ये जैसे हमारे पास में कोई बड़ा सा पात्र है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ये कोई सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर हमारे पास में दोस्तों अलग कंसंट्रेशन वाला जो है वो चीज है, और इधर जो है वो हमारे पास में अलग कंसंट्रेशन वाली चीज है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे अगर मान के चलिए सोल्यूट ज्यादा है, क्या है दोस्तों? सोल्यूट ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया है, अगर ये ज्यादा है तो ये अब इधर की तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे? इस सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से जो है वो इधर की तरफ मूव करेंगे। ये प्रोसेस कहलाती है हमारे पास में डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली क्या होता है? जो डायलाइजर होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें एक तरीके से जैसे ये मान लो पूरा डायलाइजर है, ये डायलाइजर है, बीच में सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, इधर ब्लड आ रहा है, इधर डायस्टेल, ठीक है। अब उधर अगर हमारे पास में यहाँ क्रिएटिनिन लेवल जाता है तो वो क्रिएटिनिन डिफ्यूज के प्रोसेस के थ्रू जो है वो इधर आ जाता है। सेकेंड प्रोसेस आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का जो है वो मूवमेंट होता है एक्रोस ड्यू टू ओस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें भी हमारे पास में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है? इसके अंदर जो मोमेंट होता है वो फिर हमारे पास में सोल्यूट का न होके सोलवेंट का होता है। क्या होता है दोस्तों? सोल्यूट का न होके सोलवेंट का होता है, ठीक है, फिर सॉल्यूशन बनता है। तो इसके अंदर बेसिकली वाटर का, जैसे यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन है तो वो इधर की तरफ चली जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल दें, जैसे आप रात को जो है वो किशमिश या कहीं मिनका दाग जो हो पानी में डाल के जो है वो सो जाते हो, सुबह देखते हो तो वो किशमिश जो है वो फूल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर उसके अंदर जो है वो हमारे पास में ओस्मोसिस प्रोसेस से जो है वो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस आ गई, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तीसरी आते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन नाम से पता, एक होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया छानना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब हो गया कि बहुत अच्छे तरीके से छानना, ठीक है। किसी भी चीज के पीछे हम किसी भी चीज के आगे जब हम अल्ट्रा लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई भी है कैमरा है मोबाइल का, एक अल्ट्रा कैमरा आता है, ठीक है, या अल्ट्रा जो चीज जुड़ जाती है, तो वो अल्ट्रा का मतलब हो गया हमारे पास में कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी जो है बाहर निकाल सकता है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर, यानी कि नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो है वो हम एक्सेसिव वाटर को जो है बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो ये तीन प्रोसेस के द्वारा जो है वो हमारे पास में हीमोडायलिसिस होता है। डायलाइजर के अंदर ये चीज जो है वो चलती रहती है, डिफ्यूजन चलता रहता है, ऑस्मोसिस चलता रहता है एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन चलता रहता है, और उसके द्वारा ही ब्लड जो है वो बाहर की तरफ प्योर होकर निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस कि कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, एक्यूट रीनल फेलियर भी करवा रखा है, और साथ के साथ जो है वो मैंने क्रोनिक रीनल फेलियर भी जो है वो करवा रखा है। तो वहां पे आप समझ लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक्यूट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, कोई भी कहते हैं एक्यूट डिजीज है या एक्यूट पेन है, कोई भी चीज थोड़े समय के लिए अगर ज्यादा आती है, ठीक है, सडनली आती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट। तो एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब हो गया कि सडनली जो है वो हमारी किडनी जो है वो फेल हो गई है, इसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कहता है। अब ये एक्यूट रीनल फेलियर कौन कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्रोनिक से ज्यादा जो है वो एक्यूट हमारे पास में ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि क्रोनिक में तो क्या होता है हमारे पास में कि वो लंबे समय तक चलती है, वो चीज जो है वो हमारे पास में लंबे समय तक चलती है, जबकि एक्यूट में वो सडनली होती है और बहुत ज्यादा जो है वो इंटेंसिटी के साथ में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर हाइपरकैलेमिया का मतलब हो गया कि जो हमारे पास में पोटेशियम लेवल है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज है, इसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। ठीक है, यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में मोर देन 6.5 मिलीमोल पर लीटर से भी ज्यादा होता है। आपको पता है नॉर्मल जो हमारे पास में पोटेशियम लेवल होता है वो होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए ये हमारे पास में पोटेशियम लेवल जो है वो 5.1 मिली इक्विवेलेंट से भी ज्यादा पहुंच जाए, ठीक है, और वो लगभग कितना पहुंच जाए, 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज्यादा या मिलीमोल से भी ज्यादा पहुंच जाए, तो फिर हम उसको जो है वो इमीडिएटली डायलिसिस करते हैं। ठीक है, 5.1 से लेके यहां से लेके 6.5 तक रहता है, इस रेंज में रहता है, तो हम मेडिसिन के द्वारा या कैसे जैसे करके जो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 6.5 मिलीमोल पर लीटर से भी ज्यादा पहुंच जाएगा तो फिर हम डायलिसिस करवाएंगे ही करवाएंगे। सेकेंड आता है हमारे पास में सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको पता ही है ब्लड का पीएच जो है वो कितना होता है दोस्तों, ब्लड का पीएच होता है 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, अब अगर मान के चलिए अगर ये 7.35 से और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस कंडीशन, और ये 7.45 से ऊपर की तरफ जाता है, ये हो जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एल्कलोसिस। अब ये 7.35 से नीचे होता 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 जो है वो कहां तक आ जाएगा दोस्तों, पीएच लेवल अगर हमारे पास में 7.1 तक पहुंच गया है, ठीक है, 7.1 तक पीएच जो है वो हमारे पास में आ गया है, फिर हम जो है वो उसको इमीडिएटली हेमोडायलिसिस पे लेके जाएंगे, अदरवाइज ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा अनरिस्पॉन्सिव टू डाययूरेटिक, यानी कि पल्मोनरी एडिमा हो चुका है और डाययूरेटिक से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। जब भी एडिमा होता है तो हम डाययूरेटिक देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास में पल्मोनरी एडिमा हो गया। अब वो पल्मोनरी एडिमा जो है वो डाययूरेटिक के द्वारा भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर हम जो है वो दोस्तों हीमोडायलिसिस पे जाएंगे। बेसिकली तो हम जो है वो डाययूरेटिक के थ्रू जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम किस पे जाएंगे दोस्तों, हेमोडायलिसिस पे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूरेमिक सिम्टम्स। यूरेमिक सिम्टम्स इन द सेंस कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास में ज्यादा हो जाता है, तो वो यूरिक एसिड हमारे पास में ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास में वो सीधा अमोनिया जो है वो ब्रेन के अंदर चली जाएगी, और वो ब्रेन के अंदर जाने के बाद कोज करवाती है एनसेफेलोपैथी। तो उसकी वजह से एनसेफेलोपैथी हो सकता है, पेरिकार्डिटाइटिस हो सकता है और सीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर यूरिक सब्सटेंसेज या यूरिक एसिड वगैरह जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे लाइक दैट, फिर
पैथी की कंडीशन आ जाएगी, पेरिकार्डिटाइटिस, सीजर्स, इन सब की कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन में भी हमें जो है वो तुरंत जो है वो डायलिसिस करवाना है। नेक्स्ट आता है ड्रग पॉइजनिंग इन द सेंस, जैसे किसी ने लिथियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, किसी को मेथेनॉल की टॉक्सिसिटी हो चुकी है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले चुका है, कोई पर्सन बाय बारबिचरेट जो है वो ज़्यादा दे चुके हैं, ठीक है, गलत कैलकुलेशन की वजह से ज़्यादा दे चुके हैं, या हो सकता है कि उस क्लाइंट ने जो है वो बारबिचरेट का जो है वो सेवन कर लिया है। तो इन सब कंडीशन में जो है वो हम इमीडिएटली जो है वो दोस्तों एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, और उस एक्यूट रीनल फेलियर में जो है वो हम क्या करवाते हैं दोस्तों, डायलिसिस करवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वो हमारे पास में, ये भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब हमारे पास में किडनी जो है वो अब फेल हो चुकी है, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज व्हेन GFR इज लेस देन 15 ml पर मिनट। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर हम GFR की बात करें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करें, तो जो हेल्थी किडनी होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट जो है वो उसका स्कोर होता है। यानी कि जो हेल्थी किडनी होती है उसमें हमारे पास में GFR कितनी आती है दोस्तों, उसमें हमारे पास में GFR आती है 125 ml पर मिनट। लेकिन उसके बाद GFR डिक्रीज होती रहती है, और इसी के आधार पर CKD को जो है वो अलग अलग स्टेज में भी डिवाइड किया गया है। टोटल CKD की अगर मैं स्टेज की बात करूं, ठीक है, तो स्टेज में हमारे पास में ये टोटल 5 स्टेज में जो है वो डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। तो 5 स्टेज में डिस्क्राइब की है, जिसमें हमारे पास में GFR जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। पहला प्री वाला आता है जिसमें हमारे पास में 90 to 120 ml पर मिनट रहता है, देन उसके बाद 60 to 90, देन और कम होता रहता है। तो अगर हमारे पास में एंड स्टेज रीनल डिजीज होगी, मतलब डिजीज जो है वो किडनी जो है वो हमारे पास में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज हो चुकी है, और GFR जो है वो हमारे पास में 15 ml पर मिनट से भी अगर हमारे पास में कम हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली क्या करते हैं दोस्तों, डायलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीवियर फ्लूइड ओवरलोडेड, ठीक है। सीवियर फ्लूइड ओवरलोडेड का मतलब हो गया हमारे पास में कि कई बार जो है वो फ्लूइड बहुत ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो ले लिया किसी भी कारणवश की वजह से, ठीक है, मान लो गलत कैलकुलेशन की वजह से हो गया है, या IV फ्लूइड ज्यादा दे दिया, तो सीवियर फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो चुका है, तो उसको भी जो है वो हम इमीडिएटली जो है वो डायलिसिस के थ्रू, ठीक है, एक्सेसिव वाटर को जो है हम निकाल देंगे। लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जस्ट लाइक एनीमिया, न्यूरोपैथी, ठीक है। यूरेमिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब हो गया कि जब हमारे पास में बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है, जस्ट लाइक दैट एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, कि डायलिसिस की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो इंडिकेशन थे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, डायलिसिस जो है वो नहीं करवा सकते, या हीमोडायलिसिस जो है वो परफॉर्म नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, जस्ट लाइक दैट हाइपोटेंशन हो जाए या शोक हो जाए। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे आएगा भी दोस्तों, कि जो हमारे पास में हीमोडायलिसिस है, ठीक है, उसका मेन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में शोक आता है। क्या आता है, मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में शोक आता है। तो सीवियर हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट हाइपोटेंशन हो सकता है, शोक हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम कभी भी जो है वो हीमोडायलिसिस नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीवियर कोगुलोपैथी और एक्टिव ब्लीडिंग। अगर उस पर्सन को कहीं पे भी जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग है या सीवियर कोगुलोपैथी है, DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी है, अगर पर्सन को जो है वो DIC है या एक्टिव ब्लीड है, यानी कि अभी भी जो है वो उसको कहीं ना कहीं से ब्लीड हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों हीमोडायलिसिस नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेक ऑफ वेस्कुलर असेस। लेक ऑफ वेस्कुलर असेस का मतलब होता है कि अगर हमें जो है वो ब्लड वेसल्स ही सही तरीके से नहीं दिख रही है। अब ब्लड वेसल्स आपको चाहिए कि बड़ा कैनुला चाहिए, ठीक है, कैनुला से तो होता ही नहीं है, कम से कम जो है वो कैथेटर हमें लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें जगह ही नहीं मिले तो हम फिर डायलिसिस कैसे कर सकते हैं, तो ये भी तो बड़ी चीज है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो एक हाथ में जो है वो फिस्टूला बनवा लिया या ग्राफ्ट एक साइड में बनवा लिया,
एक हाथ बचा। अब एक हाथ की जो है वो पूरी आर्टरियों को हमने जो है वो पंचर करके देख लिया, हमें लगता है कि अब जो है वो कैनुला या कैथेटर जो है वो नहीं लग सकता, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों क्या नहीं कर सकते, उस कंडीशन में भी हम जो है वो डायलिसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टर्मिनल इलनेस वेयर डायलिसिस नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा इल है, बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार है, तो उस कंडीशन में जो है जब उन्हें लगता है कि अब उस कंडीशन में जो है वो डायलिसिस बेनिफिशियल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं कि हम उसको जो है वो डायलिसिस नहीं करवाते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशन थी जिसके अंदर जो है हम डायलिसिस नहीं करते हैं। कौन कौन सा? सीवियर हीमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन या स्ट्रोक की कंडीशन। नेक्स्ट सीवियर कोगुलोपैथी हो या एक्टिव ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन में नहीं करते हैं। देन लेक ऑफ वेस्कुलर असेस, ठीक है, लेक ऑफ वेस्कुलर असेस में भी हम जो है वो डायलिसिस नहीं करते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में टर्मिनल इलनेस, जहां पे डायलिसिस जो है वो किसी तरीके का कोई बेनिफिशियल नहीं है, उस कंडीशन में हम डायलिसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर असेस। ठीक है, कैसे कैसे हम जो है वो डायलिसिस, मतलब वेस्कुलर असेस का मतलब हो गया कि जब हम किस तरीके से जो है वो कहाँ पे कैथेटर लगा के जो है वो हमें डायलिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता हमारे पास में टेम्परेरी असेस। टेम्परेरी असेस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई ड्रग्स ले लिया है या सडनली जो है वो फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ टेम्परेरी डायलिसिस चाहिए, मतलब एक डायलिसिस चाहिए या दो डायलिसिस में हमारे पास में काम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम जो है वो टेम्परेरी असेस करते हैं। समझ में आ गया? क्लाइंट की कंडीशन हमने देखी, क्लाइंट की कंडीशन देखने के बाद हमें यह पता लगा है कि अब जो है वो हम एक या दो डायलिसिस में जो है वो हमारे पास में काम हो सकता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों टेम्परेरी असेस। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डबल ल्यूमन सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है वो लगाया जाता है। अब डबल ल्यूमन सेंट्रल कैथेटर कौन सा होता है? जस्ट लाइक दैट, ये वाला। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो ये आपके पास में जो है वो एक कैथेटर है। ठीक है, ये कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो है वो दो पोर्ट लगी होती है, एक जो है वो हमारे पास में रेड कलर की होती है और एक जो है वो हमारे पास में ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो एक रेड कलर वाली जो है वो हम आर्टरी में लगाते हैं और जो ब्लू कलर वाली जो है वो हम वेन के अंदर जो है वो वेन का काम करती है। यानी कि एक तरफ से जो है वो हमारे पास में ब्लड जो है वो लिया जाता है और एक जो है वो हमारे पास में दूसरी साइड से जो है वो ब्लड निकाला जाता है। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास में डबल ल्यूमल सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, टेम्परेरी असेस के लिए क्या होता है कि आज हमने लगाया, देन उसके बाद जो है वो हमने डायलिसिस किया, देन उसको जो है वो हमने रिमूव कर लिया, ये हो गया हमारे पास में टेम्परेरी असेस। ठीक है, तो ये हो गया, देखो डबल ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर इंटरनल जुगलर या फिमोरल या सब क्लेवियल वेन में जो है वो लगाया जाता है। इसके अंदर दो ल्यूमन होती है, एक जो है हमारे पास में आर्टरी की तरह कार्य करती है, एक जो है वो हमारे पास में वेन की तरह कार्य करती है। ठीक है, एक साइड से ब्लड जो है वो लिया जाता है, देन डायलिसिस फिल्टर करके जो है वो दूसरी साइड से वापस इंसर्ट कर दिया जाता है और ये हमारे पास में टेम्परेरी असेस है। ठीक है, एक बार डायलिसिस के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में डबल ल्यूमन सेंट्रल वेनस कैथेटर। और ये डबल ल्यूमन सेंट्रल कैथेटर जो है वो हम इंटरनल जुगुलर वेन में लगा सकते हैं, फिमोरल वेन में लगा सकते हैं और सब क्लेवियन वेन में जो है वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में परमानेंट असेस। परमानेंट असेस इन द सेंस कि जब हमें लगता है कि क्लाइंट की जो है वो पूरी किडनी फेल हो चुकी है, ठीक है, क्लाइंट की किडनी जो है वो किसी भी तरीके से काम नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हम या तो फिस्टुला लगाते हैं या फिर ग्राफ्ट लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बड़े ही ध्यान से जो है वो आपको समझना है, फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। ठीक है, तो दो चीजों को हम पढ़ेंगे, एक होता है हमारे पास में फिस्टुला और एक आएगा हमारे पास में ग्राफ्ट। तो मोटा मोटी और शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिस्टुला का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों फिस्टुला का मीनिंग होता है कि कोई भी दो होलो ऑर्गन्स है, ठीक है, क्या है, कोई भी जो है वो हमारे पास में होलो ऑर्गन्स है, जैसे आर्टरी और वेन, ट्रेकिया एंड फिस्टुला, देन हमारे पास में वेजाइना एंड रेक्टम। तो कोई भी दो हमारे पास में होलो ऑर्गन है, उन दोनों होलो ऑर्गन के बीच में अगर हमारे पास में कम्युनिकेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं फिस्टुला। तो वैसे हमारे पास में यहां फिस्टुला हो गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एट्रियोवीनस फिस्टुला। एट्रियोवीनस फिस्टुला का मतलब हो गया कि एक तरफ जो है वो हमारे पास में आर्टरी है और एक तरफ जो है हमारे पास में वेन है और इन दोनों को आपस में जो है वो मैंने अटैच कर दिया।
ठीक है, दोनों को जो है वो अटैच कर दिया, इसको हम कहते हैं एवी फिस्टुला। समझ में आ गया कि आर्टरी और वेन, सर्जिकल को जो है वो सर्जरी करके जो है वो दोनों को एक जगह अटैच कर दिया, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब कम्युनिकेशन दोनों के बीच में, तो आर्टरी अलग है, वेन अलग है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोला? आर्टरी और वेन, जैसे ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है तो ट्रेकिया और ईसोफेगस, ठीक है, तो वैसे ही होता है। तो एट्रियोवीनस का मतलब हो गया हमारे पास में, एट्रियोवीनस का मतलब हो गया आर्टरी प्लस वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन को मिला के आपस में कम्युनिकेशन कर दिया, इसको हम बोलते हैं एवी फिस्टुला, ठीक है। अब ये एवी फिस्टुला जो है वो बना दिया जाता है, फिर हम उसी के द्वारा जो है वो डायलिसिस करते हैं। तो देखो एवी फिस्टुला क्या होता है? सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यूजुअली इन फोरआर्म, प्रेफर्ड, लॉन्ग टर्म एंड बेस्ट पेटेंसी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे किसकी क्या पेटेंसी होती है। तो दोस्तों जो हमारे पास में एट्रियोवीनस फिस्टुला होता है, ये क्या होता है? सर्जिकल कनेक्शन बना दिया जाता है, किस किस के बीच में दोस्तों? आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन बना देता है। ये बेसिकली फोर आर्म में लगाते हैं, फोर आर्म में बनाते हैं, और ये हमारे पास में जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि काफी इजी होता है, लॉन्ग टर्म हम इसको काम में ले सकते हैं, और इसकी पेटेंसी, कार्य करने की कैपेसिटी भी जो है वो लंबे समय तक होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एवी ग्राफ्ट, एट्रियोवीनस ग्राफ्ट। एट्रियोवीनस ग्राफ्ट का मतलब हो गया है कि आर्टरी और वेन के बीच में हमारे पास में एक सिंथेटिक ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में आर्टरी है, ये हमारे पास में आर्टरी है, और ये जो है वो हमारे पास में वेन है। तो इस आर्टरी और वेन के बीच में जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से जो है वो अगर हम ट्यूब लगा दें, समझ में आ रहा है? आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो हमारे पास में कोई सिंथेटिक ट्यूब लगा दें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एवी ग्राफ्ट। ये कब लगाई जाती है? ये तब लगाई जाती है जब हमारे पास में फिस्टुला जो है वो हम नहीं बना सकते, और फिस्टुला, अगर फिस्टुला और ग्राफ्ट दोनों हमारे पास में चीजें हैं तो हम फिस्टुला ही बनाते हैं, क्योंकि फिस्टुला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अभी आएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम फिस्टुला जो है वो नहीं बना सकते। तो जिस कंडीशन में हम फिस्टुला नहीं बना सकते, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? ग्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। और ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं? दोनों आर्टरी और वेन के बीच में एक प्रोस्थेटिक जो है वो ट्यूब लगा दी जाती है, यानी कि सिंथेटिक ट्यूब कनेक्टिंग आर्टरी एंड वेन यूज वेन फिस्टुला नॉट पॉसिबल, ठीक है। जहां पे फिस्टुला जो है वो पॉसिबल नहीं है, वहां पे आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो एक सिंथेटिक ट्यूब जो है वो लगा के कनेक्शन कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एवी ग्राफ्ट। ये देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहली वाली चीज है हमारे पास में, पहला जो डायग्राम देख रहे हो दैट इज कॉल्ड, ये है हमारे पास में एवी फिस्टुला, एट्रियोवेनस फिस्टुला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास में आर्टरी है, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में आर्टरी है और ये हमारे पास में वेन है। तो आर्टरी और वेन को आपस में देखो यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिस्टुला। समझ में आ गया? नेक्स्ट था हमारे पास में ग्राफ्ट, ठीक है। ग्राफ्ट में क्या करते हैं? ये हमारे पास में आर्टरी रही और ये हमारे पास में वेन रही, आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो हमारे पास में एक सिंथेटिक ट्यूब लगा दी, देख रहे हो? तो ये लगा दी, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्राफ्ट। अब ये ट्यूब किस तरीके से लगाई जाती है? ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेट ट्यूब, यानी कि स्ट्रेट का मतलब सीधे की सीधी जो है वो ट्यूब लगा दी। एक होता है लूप ग्राफ्ट, लूप का मतलब समझ में आ गया, लूप बना दी, ठीक है, यानी कि आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो हमारे पास में एक सिंथेटिक ट्यूब लगा देते हैं, इसको तो हम बोलते हैं ग्राफ्ट, और आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्शन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि फिस्टुला और ग्राफ्ट में हमारे पास में दोनों चीज होगी, तो कौन सा सही है, कौन सा जो है वो कम सही है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एवी फिस्टुला की, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राफ्ट की, और दोनों में जो है वो कंपैरिजन ले लेते हैं। अब मोटा मोटी चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो हमारे पास में फिस्टुला है वो तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, काट के जोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। ग्राफ्ट में क्या करते हैं? दोनों के बीच में एक सिंथेटिक ट्यूब लगा देते हैं, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। तो मटेरियल में क्या होता है? पेशेंट्स ओन ब्लड वेसल्स, ठीक है। दोनों आर्टरी और वेन को जोड़ रहे हैं, तो पेशेंट की ही आर्टरी होती है, पेशेंट की ही वेन होती है, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। तो इसमें बाहर से लेब से कुछ नहीं लिया जाता है। ग्राफ्ट के अंदर हम प्रोस्थेटिक ट्यूब लेते हैं, जिसको हमने बार बार जिक्र किया था, सिंथेटिक ट्यूब, तो इसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो अटैच करते हैं। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन टाइम। जैसे आज आपने ग्राफ्ट बना लिया या फिस्टुला बना दिया, तो फिस्टुला तो मैच्योर होने में ज्यादा समय लगता है, लगभग 6 से 12 वीक लग जाते हैं,
ठीक है, यानी कि 1.5 से 3 महीना जो है वो हमारे पास में फिस्टुला में लग जाता है। ग्राफ्ट में जो है हमारे पास में ये कार्य जल्दी होता है, ओनली 1 to 4 वीक के अंदर जो है फिनिश होता है, यानी कि 15 से 30 दिन के बीच में जो है हमारे पास में ग्राफ्ट जो है वो ठीक हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। फिस्टुला जो है वो कम से कम जो है वो 3 महीने चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्शन रिस्क। इन्फेक्शन रिस्क इन द सेंस कि किसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं और किसमें जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन के चांसेस कम है। तो दोस्तों एवी फिस्टुला में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम होते हैं, जबकि एवी ग्राफ्ट में इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का लॉन्जिविटी, मतलब कितना ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो एवी फिस्टुला की ड्यूरेबिलिटी लगभग जो है वो 5 से 10 साल है, जबकि एवी ग्राफ्ट की ड्यूरेबिलिटी जो है 1 to 2 ईयर्स है। ठीक, देन उसके बाद फर्स्ट चॉइस फॉर असेस। ठीक है, फर्स्ट चॉइस कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट चॉइस हमारे पास में एवी फिस्टुला की होती है। अगर फिस्टुला पॉसिबल नहीं है तो फिर हम ग्राफ्ट के ऊपर जो है वो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में एवी फिस्टुला एंड ग्राफ्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायलाइजर, जो कि आज की क्लास का या हम कहें कि डायलिसिस का जो है वो कोर पॉइंट होता है। डायलाइजर को हम जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है वो किसको कहा जाता है, तो दोस्तों डायलाइजर को जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब देखो ये डायलाइजर क्या होता है। डायलाइजर में क्या होता है, एक साइड से जो है ब्लड आता है, दूसरी साइड से जो है ब्लड निकलता है। समझ में आ गया? यानी कि एक साइड से जो है वो हमारे पास में ब्लड आता है और एक साइड से ब्लड जो है वो बाहर निकल आता है, और साइड में 2 पोर्ट बने हुए थे। ये देख रहे हो आप, साइड में 2 पोर्ट बने थे। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, डायस्टेल सॉल्यूशन है, वो एक साइड से आता रहता है और दूसरे साइड से जो है वो जाता रहता है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से जो है वो हमारे पास में पर्दे के रूप में कार्य करती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायलाइजर। और ये किस तरीके से काम करता है इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होलो फाइबर डायलाइजर विथ सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर जो है वो बिल्कुल खोखले टाइप का होता है और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन जो है वो रहती है। क्या रहती है? सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे रहती है। एंड ब्लड फ्लोज ऑन वन साइडेड डायस्टेल स्पेशली फ्लूइड ऑन द अदर साइडेड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में जैसे एक साइड से जो है ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी साइड से जो है हमारे पास में क्या आता है, डायस्टेल आता है, जो कि इसको क्लीन करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड डायस्टेल क्लीन ब्लड रिटर्न टू द बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास में अनएक्सपेक्टेड या हम कहें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट वाली चीजें थी वो सारी की सारी हट जाती है और क्लीन ब्लड जो है वो हम बॉडी के अंदर वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में डायलाइजर, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब 1 बाय 1 करके जो है वो हम स्टेप ले लेते हैं डायलिसिस की। भाई कोई भी क्लाइंट आया, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपके पास में कि क्लाइंट जो है वो हमारे पास में कौन आते हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है या कोई सडनली एक्यूट किडनी फेल हो चुकी है, या तो क्रोनिक किडनी फेलियर होगा या एक्यूट किडनी फेलियर होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कि क्लाइंट आया तो उसमें हम सबसे पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला प्रिपरेशन आता है चेक पेशेंट आइडेंटिटी, वेट, बीपी, लैब इन्वेस्टिगेशन जस्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये सब चेक करेंगे। यानी कि क्लाइंट जैसे ही जो है वो एंट्री करता है डायलिसिस के लिए, तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, पेशेंट की जो हम आइडेंटिटी चेक करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे कि यही पेशेंट है या नहीं है। देन उसके बाद जो है वो हम वेट चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट होगा तो उसमें वेट जो है वो हमारे पास में बढ़ता ही रहता है, तो वेट के अनुसार ही हम जो है वो कितना फ्लूइड निकालना है वो डिपेंड करता है। देन बीपी चेक करते हैं और लैब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन देख के हम क्या देखेंगे दोस्तों, कि इसके अंदर यूरिया लेवल कितना है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो कितना है, उसी के हिसाब से जो है वो हम इसमें मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया असेस वेस्कुलर, नेक्स्ट आ गया असेस वेस्कुलर, असेस पोटेंसी, एवी फिस्टुला, ब्रूट एंड थ्रिल साउंड। ठीक है, देन ये चेक कर लिया हमने। सबसे पहले क्या किया, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक कर लिया, उसका वेट चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया, मतलब वाइटल चेक कर लिए, और लैब इन्वेस्टिगेशन चेक कर लिए। उसके बाद हम सेकंड क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड असेस वेस्कुलर। ठीक है, असेस वेस्कुलर एक्सेस पेटेंसी। हम जो है वो पेटेंसी चेक करेंगे, जहां से हम जो है वो अब
क्या करते हैं दोस्तों, कैथेटर लगाएंगे तो वहां पे हम पेटेंसी चेक करेंगे। तो पेटेंसी चेक करने के बाद में मान के चलिए कोई क्लाइंट जो है वो एवी फिस्टुला लगा हुआ है, क्या है, एवी फिस्टुला का है। तो एवी फिस्टुला का है तो हम उसमें ब्रूट एंड थ्रिल साउंड जो है वो चेक करवाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फिस्टुला बना हुआ है तो उसके लिए हम कौन कौन से साउंड जो है वो चेक करते हैं। तो दो साउंड होते हैं, एक होता है हमारे पास में ब्रूट साउंड और एक होता है हमारे पास में दोस्तों थ्रिल साउंड। अब देखिए, थ्रिल साउंड का मतलब होता है कि अगर हम उस क्लाइंट को पैल्पेट करके देखते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास में फिस्टुला है, ठीक है, या हम कहें कि ये हमारे पास फिस्टुला, देन उसको हम पैल्पेट करके देखते हैं तो वाइब्रेशन सेंसेशन हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रिल साउंड। दोनों में काफी बार एग्जाम में पूछा गया। थ्रिल साउंड जो है वो इतना ही ध्यान रखो दोस्तों, इसमें हम पैल्पेट करके देते हैं, क्या करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं कि अंदर सही सब कुछ सही तरीके से है या नहीं है। ब्रूट साउंड क्या होता है दोस्तों, ब्रूट साउंड को हम सिर्फ ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सिर्फ सुन ही सकते हैं ब्रूट साउंड को, ठीक है, जबकि थ्रिल साउंड को हम पैल्पेट करके जो है वो फील करवाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी। काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है। हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो क्लाइंट आया तो उसका वेट चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया, लैब इन्वेस्टिगेशन चेक कर लिए, फिर पता लगा कि हाँ अब इसका जो है वो डायलिसिस जो है वो करना है। सेकंड हम क्या करेंगे कि जहां से हम डायलिसिस कर रहे हैं उसकी पेटेंसी चेक करेंगे, एवी फिस्टुला की पेटेंसी चेक करेंगे। पेटेंसी कैसे चेक करेंगे, ब्रूट साउंड एंड थ्रिल साउंड देखा था। अब ये ब्रूट साउंड और थ्रिल साउंड क्या होता है, ब्रूट साउंड तो क्या होता है दोस्तों कि हम स्टेथोस्कोप लगा के जो है वो वाइब्रेशन सुनते हैं, पल्स जो है वो सुनते हैं कि किसी प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद थ्रिल साउंड क्या होता है, थ्रिल साउंड हम टच करके फील करके देखते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो सही तरीके से है या नहीं है। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास में ऑब्टेन कंसेंट, ठीक है, ऑब्टेन कंसेंट एक्सप्लेन प्रोसीजर, ठीक है। आपको क्या करना है कि कंसेंट लेना है, कोई भी प्रोसीजर हम शुरू करते हैं तो आपको पता है दोस्तों, कंसेंट लेते हैं और प्रोसीजर के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में प्रिपरेशन। अब बात आती है डायलिसिस सेशन के अंदर, ठीक है, प्रिपरेशन कर दिया, क्लाइंट को आपने लेटा दिया, देन डायलिसिस जो है वो चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है। तो सबसे पहले डायलिसिस सेशन में लेते हैं, पेशेंट कनेक्टेड टू हीमोडायलिसिस मशीन वाया वेस्कुलर असेस, ठीक है, यानी कि वेस्कुलर असेस के द्वारा हीमोडायलिसिस को जो है वो हम शुरू कर देते हैं। एंड ब्लड इज पंप्ड थ्रू डायलाइजर, क्लीन्ड एंड रिटर्न, ठीक है। सडनली हमारे पास में ब्लड जो है वो डायलाइजर के अंदर जाएगा, क्लीन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये सारी चीजें। एंड डायलिसिस यूजुअली लिस्ट 3 to 4 आवर्स 2 to 3 टाइम्स पर वीक इन क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज का अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास में दोस्तों लगभग 3 से 5 घंटे के अंदर सप्ताह में 2-3 बार जो है वो क्लीन किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस जो है वो 3 से 5 घंटे के अंदर 2 से 3 बार जो है वो किया जाता है। अगर हमारे पास में कोई क्लाइंट जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज का, यानी कि किसी क्लाइंट की सीकेडी है, पूरी किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, तो लगभग जो है वो 2 से 3 बार पर वीक चलता है, 3 इन ए वीक चलता है, बहुत ज्यादा सीवियर डायलिसिस है। और एक डायलिसिस के अंदर लगभग 3 से 5 घंटे जो है वो लगते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर का मतलब हो गया है कि डायलिसिस हो चुका है, डायलिसिस हो चुका है तो फिर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे रह जाती है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर वाइटल्स, वेट एंड फ्लूइड बैलेंस। हम क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल्स चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे एंड फ्लूइड बैलेंस को जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि जो हमें वाइटल्स बिल्कुल ओके आ रहे हैं, इन्फेक्शन होगा तो टेकिकार्डिया वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, या कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर हुई है तो ये सारी चीजें। अगर हमारे पास में वेट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वाइटल्स बिल्कुल ठीक है, फ्लूइड वगैरह जो है वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेस फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को असेस करेंगे, कॉम्प्लिकेशन को असेस इन द सेंस हाइपोटेंशन तो नहीं है, जहां से हमने जो है वो कैथेटर लगाया वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार के कोई क्रैम्प्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेशन को हम जो है वो असेस करते हैं। असेस करने के लिए हमारे पास में वही चीज है कि जो क्लाइंट हमारे पास में ये है कि डायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन है। तो क्लाइंट हाइपोटेंशन में न चला जाए, देन जहां से हमने कैथेटर लगाया था
ठीक है, टेम्परेरी के लिए लगाया तो टेम्परेरी के लिए, या फिर मान के चलिए परमानेंट के लिए लगाया तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो ना हो, कोई क्रैम्प तो ना हो, वो सारी चीजों को हम असेस करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ट्रीटमेंट डिटेल्स। ठीक है, जो भी क्लाइंट को ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी डिटेल जो हो वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ठीक है, हीमोडायलिसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो तीनों स्टेज में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डायलिसिस क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देन उसके बाद प्री डायग्नोसिस या प्री डायलिसिस जो हो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, देन उसके बाद पोस्ट डायलिसिस में हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वन बाय वन करके लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास में ड्यूरिंग द डायलिसिस। ड्यूरिंग द डायलिसिस का मतलब हो गया हमारे पास में कि डायलिसिस से पहले जो है वो हमारे पास में किस तरीके की जो है वो डायलिसिस से पहले किस तरीके से हमारे पास में जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो दोस्तों ड्यूरिंग डायलिसिस हमारे पास में आ गया है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकता है, आपको पता ही है ड्यूरिंग डायलिसिस जो है वो हाइपोटेंशन सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकती है, ठीक, देन हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, एंड डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। ये क्या होता है कि सडनली जैसे हमने डायलिसिस शुरू किया तो फ्लूइड का सडनली जो है वो एक्सचेंज होता है, और जो ब्रेन के अंदर हमारे पास में फ्लूइड हुआ वो सडनली जो है वो हमारे पास में पेरिफेरल रूट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नाम से पता चला, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो गया प्रॉपर जो है वो बैलेंस नहीं है, सिंड्रोम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स। ठीक है, तो डायलिसिस के टाइम क्या होता है, सडनली अगर मान लीजिए हमने डायलिसिस शुरू कर दिया, ठीक है, और बहुत तेज गति से शुरू कर दिया, तो वो सारा का सारा बॉडी फ्लूइड जो है वो हमारे पास में डायलिसिस एक जगह इकट्ठा कर लेगा। तो इसके लिए हमारे पास में जरूरी है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो असेस करते हैं, देन उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्यूट को जो है वो रिमूवल करते हैं। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आ गए, ठीक है, ड्यूरिंग डायलिसिस आते हैं। देन उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे पास में लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। ये तो था हमारे पास में ड्यूरिंग डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन। अब आ जाएगा लॉन्ग टर्म में हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे डायलिसिस करवा दिया आपने, सब कुछ चीजें ठीक रखी, उसके बावजूद भी जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों हमारे पास में इन्फेक्शन। अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की है या कहीं पे कोई गलती की है तो उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशली एट वेस्कुलर असे साइट, जहां पे हमारे पास में हम कैथेटर लगाते हैं, बार बार जो है वो कैथेटर चेंज करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन होने की संभावना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थ्रोम्बोसिस ऑफ एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट। ठीक है, एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट की वजह से किसी भी प्रकार का कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुआ है, ठीक है, वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनीमिया। अब जब भी हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों कि अगर फिस्टुला बना रहे हैं या ग्राफ्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास में ब्लड लॉस तो होगा, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ड्यू टू ब्लड लॉस एंड रिड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया होगा। ठीक है, किडनी से जो है वो हमारे पास में एक बहुत अच्छा जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन। ये हमारे पास में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये अगर मान के चलिए सीक्रेट कम हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, या फिर जो है वो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, तो भी हमारे पास में एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बोन डिजीज। बोन डिजीज जस्ट लाइक दैट रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी ड्यू टू अल्टरनेटिव कैल्शियम, ठीक है, अल्टर्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। बोन डिजीज के अंदर क्या होता है कि दोस्तों सडनली जो है हमारे पास में रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बोन जो है वो हमारे पास में वीक हो जाएगी, और इसका दूसरा रीजन है कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। और लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड एमाइनोग्लाइकोसाइसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन B2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसका हमारे पास में माइक्रोग्लोबुलिन डिपोजिशन जो है वो हो जाएगा, और माइक्रोग्लोबुलिन भी कौन सी दोस्तों, B2, उसका डिपोजिशन हमारे पास में जो है वो हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एमाइलोडोसिस। ठीक है, बहुत बार जो है वो आपने इसके बारे में जो है वो सुना भी होगा। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फटाफट फिनिश करते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया कि कोई भी क्लाइंट डायलिसिस के लिए आया,
तो उसमें नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में आ जाती है, सबसे पहले हम बिफोर डायलिसिस ले लेते हैं, देन उसके बाद जो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने दोस्तों, ऑब्टेंट बेसलाइन वाइटल साइन चेक किया, वेट चेक किया एंड फ्लूइड स्टेटस देखा, ठीक है। वाइटल साइन चेक किया, वेट देखा कि पिछले डायलिसिस से और इस डायलिसिस के बीच में कितना जो है वो इंप्रूव हुआ वो देखते हैं, एंड फ्लूइड स्टेटस देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में चेक लैब वैल्यू, ठीक है। लैब वैल्यू जो है वो चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास में सोडियम एंड पोटेशियम चेक करते हैं, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास में चेक किया जाता है, वो हमारे पास में होता है लगभग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो हो 15 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और क्रिएटिनिन लेवल जो हो रियल इंडिकेटर होता है हमारे पास में किडनी का, ये लगभग होता है हमारे पास में 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ऑब्टेंट बेसलाइन वाइटल साइन, वेट एंड फ्लूइड स्टेटस चेक करेंगे। चेक लैब वैल्यू को जो है वो हम चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास में सोडियम पोटेशियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेस वेस्कुलर असेस साइट, यानी कि जहां पे हमारे पास में फिस्टुला या ग्राफ्ट लगा हुआ है वहां पे हम जो है वो थ्रिल एंड ब्रूट साउंड जो है वो देखते हैं भाई, तभी तो हमारे पास में उसकी पेटेंसी चेक होगी कि वो बिल्कुल ओके काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लास्ट आ जाता है एंश्योर पेशेंट हैज नॉट ईटन हेवी मील बिफोर द डायलिसिस, ठीक है। ये भी एश्योर करते हैं कि क्लाइंट ने जो है वो हेवी मील तो नहीं ले रखा है, खाने से जो डायलिसिस से जस्ट पहले जो है वो हेवी मील तो नहीं ले रखा है। तो ये हो गया हमारे पास में बिफोर डायलिसिस। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ड्यूरिंग डायलिसिस। ड्यूरिंग डायलिसिस जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम ले लेते हैं। तो ड्यूरिंग डायलिसिस हमारे पास में होता है मॉनिटर वाइटल्स एवरी 3 to 60 मिनट्स, लगभग जो है वो 3.5-4 घंटे का जो है वो हमारे पास में डायलिसिस की जो है वो प्रोसेस होती है। तो उसमें हमारे पास में हर 30 से 60 मिनट पे हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, वाइटल साइन जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्जर्व फॉर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है। देन डिजीनेस को, देन क्रैम्प को, देन चेस्ट पेन को, ठीक है। इन सबको जो है वो हम चेक करते हैं। क्या क्या किया हमने ड्यूरिंग डायलिसिस में, हमारे पास में क्या किया, सबसे पहले तो हम बीच बीच में जो है वो वाइटल साइन चेक करेंगे, हर 30 से 60 मिनट के बीच में जो हम वाइटल साइन चेक करेंगे। और उसके बाद में हाइपोटेंशन की कंडीशन तो नहीं आ गई है, ठीक है, उसको हम असेस करेंगे, तो वो हमें डिजीनेस से, क्रैम्प से, चेस्ट पेन से पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक इन द सेंस कि हमारे पास में बिल्कुल स्टरलाइज चीजें जो है वो होती है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंश्योर मशीन पैरामीटर्स, यानी कि ब्लड फ्लो किस तरीके से है, डायस्टेल फ्लो सही तरीके से है या नहीं है, ये सब चीजें करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि एक साइड से ब्लड आ रहा है तो वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। देन उसके बाद मशीन, ये सब चीजें जो है वो फ्लो का हम मेंटेन करते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें होगी। नेक्स्ट आता हमारे पास में आफ्टर द डायलिसिस। डायलिसिस हो गया, डायलिसिस के बाद नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीजें जो है वो नर्सिंग ध्यान में रखेगा। तो पहली चीज आती है रीचेक वाइटल्स एंड पोस्ट डायलिसिस वेट, ठीक है। वाइटल साइन फिर से चेक करेंगे, ठीक है, और कंपेयर करेंगे कि पहले कितने थे और अभी कितने हैं। एंड पोस्ट डायलिसिस वेट भी करता है, ठीक है, यानी कि डायलिसिस होने के बाद में जो है वेट भी चेक किया जाता है कि कितना वेट जो है वो हमने डायलिसिस के टाइम पे जो है वो रिड्यूस किया है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड असेस वेस्कुलर असेस फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। जहां पे आपने जो है वो लगाया, यानी कि फिस्टुला में अगर आपने डायलिसिस किया है या ग्राफ्ट पे आपने जो है वो डायलिसिस किया है, तो वहां पे किसी भी प्रकार के कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट आता हमारे पास में मॉनिटर फॉर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ना हो जाए उसको मॉनिटर करेंगे। और डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सडनली जब हम वाइट जो है वो डायलिसिस शुरू करते हैं तो फ्लूइड सीधा जो है वो हमारे पास में एक जगह आके इकट्ठा होने लगता है, जिसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिकॉर्ड इनटेक, आउटपुट एंड फ्लूइड रिमूव, ठीक है, कितना इनटेक लिया, कितना जो है वो आउटपुट लिया, इन सब के बारे में जो है हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट एजुकेट पेशेंट ऑन डाइट, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड फिस्टुला केयर, ठीक है, नो बीपी और आईवी ऑन फिस्टुला आर्म, कीप द क्लीन, चेक फॉर थ्रिल, ठीक है, यानी कि
क्लाइंट को जो है वो स्पेशली एडुकेट करके भेजते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझा के भेजते हैं कि आपको एक तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है और जो डाइट बताई गई है वो डाइट ही लेनी है, ठीक है। यानी कि जो डाइट बताई गई है वो डाइट ही लेनी है, ठीक है। और जिस साइड पे फिस्टुला और ग्राफ्ट लगा हुआ उस साइड से न तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो ब्लड देना है, न उस साइड से बीपी वगैरह चेक करनी है और न उस साइड से आईवी कैनुलेशन करवाना है। ये पेशेंट को बता के भेजा जाता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली जो है बोला जाता है कि इस साइड में आप कोई भी किसी भी प्रकार का इंजेक्शन जो है वो नहीं लगवाओगे। तो ये हमारे पास में कुछ आफ्टर डायलिसिस जो है वो चीजें होती है। अब बात कर लेते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल इन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में लाइफ स्टाइल और डाइट का जो है वो बड़ा रोल होता है। तो आपको पता ही है कि डाइट हम जो है वो कंट्रोल करके रहते हैं। ऐसी डाइट है जिसकी वजह से जो है वो पोटेशियम जो है वो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस सब चीज़ों के लिए हम जो है वो करते हैं। देन उसके बाद प्रोटीन मेंटेन के लिए, विटामिन और ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। तो कौन कौन सी डाइट किस तरीके से जो है वो लेते हैं उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया इंडिविजुअलाइज यूजुअली 500 to 10,000 पर ml, ठीक है, और प्लस यूरिन आउटपुट। यानी कि हम जो है वो कंट्रोल में रखते हैं कि एक दिन के अंदर जो है वो 1000 ml से ज्यादा इनटेक ना हो, ठीक है। प्लस यूरिन आउटपुट कितना निकला वो भी हम असेस करते हैं। समझ में आ गया? 500 से 1000 ml ही इनटेक रखने की हम कोशिश करते हैं, साथ के साथ आउटपुट कितना है उसको हम रखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लो पोटेशियम डाइट। ऐसी डाइट देंगे जिसमें पोटेशियम कम हो। तो इसमें हम अवॉइड बनाना के अंदर जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो पोटेशियम होता है। तो अवॉइड बनानाज, ऑरेंज, पोटैटोज, टोमेटोज, इनमें जो है वो हमारे पास में पोटेशियम की लेवल की जो है वो ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को हम अवॉइड करते हैं, मतलब जिसमें भी हमारे पास में पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है, उसको हम जो है वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट इन द सेंस कि जिसमें सोडियम कम है वो हम लेंगे। जैसे अवॉइड पिकल्स, अचार का सेवन नहीं करते, आपको पता है अचार में बहुत ज्यादा नमक आता है, ठीक है। एंड कैनन फूड, चिप्स, चिप्स में भी बहुत ज्यादा वजन आता है। कैनन फूड, ठीक है, जो डिब्बाबंद फूड आते हैं उनमें भी हमारे पास में नमक बहुत ज्यादा आता है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, इसके लिए लगाता है। तो उसमें हमारे पास में लो सोडियम डाइट लेनी होती है और लो पोटेशियम डाइट लेनी होती है। क्लियर है? दोनों चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट प्रोटीन डाइट, ठीक है। प्रोटीन डाइट जो हो मॉडरेट रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा रखी जाती है जिसके अंदर प्रोटीन हो, और नहीं जो हो बहुत कम वाली जो है वो डाइट रखी जाती है। यानी कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली जो है वो रखी जाती है, जैसे कि एग्स, मिल्क, फिश, बट अवॉइड एक्सेस। एक्सेस हम नहीं रखते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखते, लेकिन मॉडरेट लेवल पे जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कैल्शियम और विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें हम जो है वो कैल्शियम की डेली जो है वो गोली लेनी होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लास्ट, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है। अल्कोहल और स्मोकिंग को जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। तो ये हमारे पास में डाइट एंड लाइफ स्टाइल है इन हेमोडायलिसिस के अंदर। अब बात आती है हमारे पास में एडवांटेज। हालांकि एडवांटेज तो वैसे अपने पास पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हम एडवांटेज इसके ले लेते हैं, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेमोडायलिसिस की क्या क्या एडवांटेज है? तो इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम इफेक्टिवली तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो इतने फास्ट गति से हम टॉक्सिन को भी जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रैपिड करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास में फ्लूइड का एक्सचेंज हुआ उसको करेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और डायलिसिस के थ्रू भी हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा पोटेशियम था या फिर जो हो सीवियर एसिडोसिस कंडीशन थी, वो सारी चीजें। एंड कैन सस्टेंट लाइफ इन ESRD पेशेंट फॉर ईयर्स। एंड स्टेज रीनल डिजीज के कोई पेशेंट है तो उनके लिए जीने का सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में यही सहारा होता है, सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस के थ्रू ही जो है वो जी सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एडवांटेज हैं हेमोडायलिसिस के। अब डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं इसको हम ले लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहला आ गया हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। ये जो हमारे पास में डायलिसिस है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक डायलिसिस में लगभग
मशीन पे बैठने के बाद जो है वो 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे के अंदर एक डायग्नोसिस होता है, फिर आना जाना, देन वो सारी चीजें करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, वो सारी चीजें। तो ये जो हमारे पास में हीमोडायलिसिस है, ये हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिक्वायर्ड वेस्कुलर असेस फॉर रिपीटेड हॉस्पिटल विजिट। ठीक है, यानी कि हमें बार बार, जो आपको पता है कितना होता है, 3 वीक, अगर पर 3 वीक जो है वो हमारे पास में डायलिसिस होता है, 3 टाइम्स पर वीक, एक वीक में 3 बार डायलिसिस होता है। तो सोचिए हर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आपको हीमोडायलिसिस के लिए जाना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आगे, तो हॉस्पिटल में जो है वो तुरंत आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट, डाइटरी एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नीडेड। ऑफ कोर्स खाने पे और पीने पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के भी रिस्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिसएडवांटेज है हीमोडायलिसिस के। फटाफट जो है वो इसकी हम समरी कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आपको पता, आज की क्लास हमने शुरू की थी दोस्तों डायलिसिस से। ठीक है, और डायलिसिस में हमारे पास में पहला था, मतलब एक ही था, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी हम बहुत जल्दी जो है वो लेने वाले हैं। तो हीमोडायलिसिस इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर ऑफ पेशेंट विथ रीनल फेलियर। जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारे पास में हीमोडायलिसिस जो है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स अगर रीनल फेल हो चुका है, अगर डायलिसिस नहीं होगा तो उस क्लाइंट का जो है वो मरना ही है। ठीक है, तो उनके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इससे हम क्लाइंट की जो है वो जान बचा सकते हैं। देन इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्रू ए डायलाइजर। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डायलाइजर के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, ओस्मोसिस प्रोसेस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम ब्लड को क्लीन करते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस होती है, नाम पूछ लेते हैं, या जो है वो कोई चीज छोड़ दी के वो पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफ्यूजन पे, ओस्मोसिस पे और अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे काम करता है। नेक्स्ट, सर्जरी फॉर एट्रियोवेनस फिस्टुला और ग्राफ्ट और कैथेटर प्लेसमेंट इज एसेंशियल फॉर वेस्कुलर असेस। ठीक है, जब भी हम डायलिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें वेस्कुलर असेस पॉइंट बनाना होता है। कैनुला के थ्रू हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैनुला बहुत बारीक होता है, बहुत ज्यादा ब्लड हमें जो है वो चाहिए होता है। तो उसमें हमारे पास में क्या करते हैं, या तो हम टेम्परेरी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 डायलिसिस ही करने पड़ेंगे तो आप टेम्परेरी कैथेटर लगा के उससे कर सकते हो। लेकिन अगर मान के चलिए किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो फिर आप एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट के ऊपर जो है वो निर्भर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हर दूसरे दिन जो है वो ब्लड सैंपल, या हम कहें कि डायलिसिस के लिए जो है वो जाना होता है। देन लास्ट आ जाता है नर्सिंग केयर फोकसेस ऑन वाइटल साइन मॉनिटरिंग, वेस्कुलर असेस केयर, फ्लूइड बैलेंस, इंस्पेक्शन, प्रिवेंशन एंड पेशेंट एजुकेशन। जो हमारे पास में नर्सिंग केयर है वो किसके ऊपर फोकस रहती है, वो वाइटल साइन मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस रहती है, वो वेस्कुलर असेस के ऊपर फोकस रहेगी। ठीक है, वो फ्लूइड बैलेंस के ऊपर फोकस रहेगी, कितना आया है, कितना गया है, कितना अंदर बचा हुआ है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे फोकस रहेगी कि हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, इन्फेक्शन जो है वो नहीं होना है। और पेशेंट को किस तरीके से एजुकेशन देनी है। जितना हमने कार्य किया उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में नर्सिंग एजुकेशन, या कहें पेशेंट एजुकेशन जो है वो बन जाती है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में दो शब्द जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।